सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ या कई बार मैंने कई सारे मुस्लिम नेताओं में जो बच्चे गए सवाल पूछने के लिए, तो उन्होंने एक कॉमन सवाल पूछा कि हर बार आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, या आपने अभी कहा कि दबा दिया था, एक्स्ट्रा दबाया था, नाम में वजन होता है। ये क्यों आपको लगता है, ऐसा क्यों हो, ये परसेप्शन क्यों बना? बड़े पैमाने पर लोगों को आतंकवादी बनाया गया, ठप्पा लगाया गया। इस रिसर्च पे अगर कभी कोई मीडिया हाउस काम करे ना तो आपकी आंखें भर आएंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं 17 साल बाद बाइज्जत बरी, 23 साल बाद बाइज्जत बरी, 12 साल बाद बाइज्जत बरी। आप वो 22 साल लौटा सकते हो किसी इंसान के जिसका नाम अकरम था, जिसका नाम साहिल था, जिसका नाम सुहेल था? वो 17 साल लौटा सकते हो किसी के? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। तो उस पीड़ा को कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। आप जो कह रहे हो ये बहुत सारी घटनाएं इस बीच में आई हैं, जिनमें 20-21 साल का है। लेकिन इमरान, इसका एक सच ये भी है कि सारे नहीं निकले हैं, कई सारे होंगे भी। और एक पहलू ये भी है कि जैसे प्रज्ञा ठाकुर अभी निकली, वो भी यही बात कह रही है कि हम भी जेल में रहे, अदालत ने हमें बरी कर दिया। लेकिन आप उन्हें उस निगाहों से देखते हो कि वो अदालत ने गोडसे को बरी नहीं किया। अदालत ने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बरी नहीं किया, और अदालतों ने वही एनआईए जो फांसी की सज़ा मांग रही थी, वही एनआईए कितनी शिथिल हो जाती है वो भी देश के सामने है। इस पूरे एपिसोड में अगर आप जाएंगे तो अदालतें, बट आखिर में तो लोगों को अदालत का फैसला याद रहेगा ना। जैसे आपने कहा सब 21 साल बाद बरी हो गए, स्वीकार ऐसे वो कह रहे हैं कि पूरा शरीर तोड़ दिया। सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कई मामलों में अदालत से बरी हुए लोग, हाई कोर्ट से बरी हुए सरकारें तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गईं। कई मामलों में अदालत मतलब सरकारें बहुत खामोश, ऐसी चुप्पी ओढ़ती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और जिस मीडिया ने फ्रंट पेज पर हाफ पेज की खबरें छापी, प्रिंट मीडिया ने, चैनलों ने बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए, वो बाइज्जत बरी होने के बाद कभी सुध भी नहीं लेती हैं। That's how media is. ये होता है, लेकिन दूसरे केसेस में नहीं हो रहा है। मतलब एक बारीक, एक महीन एक सिस्टम ऐसा है जो काम कर रहा है, जिसके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान, उस पर ठप्पा लगा दो। मतलब मैं जानना ही चाह रहा हूँ, आपने मुझे लगता है कि वो राजनीति को, मतलब हमारे साथ तो कई तरह से नाइंसाफी हुई ना। लंबे समय तक तो आप ही की सरकार, जैसे कांग्रेस जिस आज आप हैं, बहुत लंबे समय सरकार उनकी रही, तो फिर ये माहौल क्यों बना कि आप कह रहे हो कि मुसलमान को सॉफ्ट टारगेट करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सोचना कि सिर्फ राजनीति बहुत सारे मसलों का हल है, सरकारें चेंज हो जाना बहुत सारे मसलों का हल है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा सिस्टम है जो अपने हिसाब से काम कर रहा है, आज़ादी के बाद से, वो आज़ादी के बाद से काम कर रहा है, और वो उसके मन में कहीं ना कहीं एक बारीक सी सांप्रदायिकता है, वो खत्म होनी चाहिए। वो नहीं खत्म होगी। एक बड़ी आबादी को आप हमेशा शक की नज़र से देखें। आपसे ही शुभंकर भाई सुबह शाम कहा जाए सबूत दो, तुम अच्छे आदमी हो, तुम देशभक्त हो, तुम सबूत दो। कितनी बार सबूत दे कोई? कितनी बार? कब तक? मतलब सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ लुटा के। वो आप जब चक दे इंडिया देखते हो ना, तो वो जो आखिरी का सीन है ना शाहरुख खान का, तो अगर वैसे व्यक्ति से भी आप सवाल पूछ रहे हो, उस व्यक्ति की भी देशभक्ति को आप सवालों के घेरे में खड़े करने लगते हो, जो पूरी दुनिया में आपकी मोहब्बत का ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहा हो, तो आप आम मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार? बट इमरान, जैसे चलो आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा, अभी मैंने अन्नू कपूर का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने ये मसला उठाया कि अब सबकी अपनी शिकायतें हैं। जैसे एक शिकायत आपने शाहरुख खान वाली की, शाहरुख खान को भी अपनी पहचान बताना पड़ता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज ही रिप्रेजेंट इंडिया। वो ग्लोबल आइकन हमारे, और हम सबको वो रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाकर। बट वो कहते हैं कि उसी बॉलीवुड में वो नेगी साहब का किरदार था, जिसे बाद में कबीर खान बना दिया गया। बॉलीवुड में 70 के 80 दशक में बहुत ही आरोप, बहुत सारे आजकल के जो पुराने लोग हैं, वेटरन्स, वो ये कहते हैं कि बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बॉलीवुड ने हमेशा इमरान चाचा को ही अच्छा दिखाया। गांव में सबसे अच्छा आदमी, ब्राह्मण जो था वो लूटमार था, ठाकुर जो था वो आक्रांता जैसा था, बनिया जो था वो चोर था। एक गांव में चाचा थे जो वर्ण व्यवस्था है, आप अगर उससे संबंधित फिल्में बन रही हैं तो वहां भी आपको, और ये शिकायतें कब से शुरू हुई हैं? 2014 के बाद से। मतलब इधर बीते 15 साल लोगों में होड़ लग गई है कि किसको एफटीटीआई का चेयरमैन बनना है, एनएसडी पहुंचना है, कुछ हासिल कर लेना है। तो आप कैसे, मतलब जो अपना नाम उर्दू उपनाम रखें और बाद में पता चले कि उर्दू से संबंधित सारे साहित्य को खारिज करने पे आ जाएं, तो आप समझ लीजिए ना कि कौन सी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। तो अन्नू कपूर जी ने ये बात कभी पहले कही नहीं कही, अभी कह रहे हैं कि वो बॉलीवुड तो इस तरह से काम कर रहा है। उन्होंने भाई बॉलीवुड तो आप सामान, बॉलीवुड तो जालीदार टोपी पहना करके जो सिंबोलिज्म दिखा रहा है, फिर तो मुसलमान उस पर करे कि भाई आप हर व्यक्ति को जालीदार टोपी दिखा करके आतंकवादी बताने की कोशिश क्यों करते हो? आप सिंबोलिज्म की जो राजनीति कर रहे हो, हम भी कोसें, वो भी कोसें, तो खुश का ही नहीं भाई। मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मुसलमान कह रहा है हमको शक की निगाहों से देख रहे हैं, हिंदू कह रहा है हम खतरे में हैं, तो मजे में कौन है देश में? आप बताओ कैसे खतरे में? मजे में कौन है देश में? मतलब मुझे तो हैरत होती है कि एक नैरेटिव सरकार ने बना दिया कि नहीं खतरे में है। भाई 11 साल से आप हो,
चलो आप अलंबरदार हो उस विचारधारा के, तो अगर खतरे में है तो फिर तो आप बहुत कमज़ोर हो। सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप कहते थे कि हम एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, आप कितने सर लेके आ रहे हो? आप कहीं से एक फ़ोन आ रहा है, आप सीज फायर कर दे रहे हो। वहाँ से आपके बेटों को हथकड़ी लगा के भेजा जा रहा, मतलब इसको बहुत मैं सरलीकरण इसका कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, एक खेप हमारे भारत के नागरिकों की जो अप्रवासी हैं बेड़ी हथकड़ी दोनों लगा करके भेजी जाती हैं। प्रधानमंत्री जी उसी दौरान अमेरिका का ट्रिप अपना प्लान करते हैं या पहले से प्लान रहता है, वो ट्रंप से मिल के आते हैं और उनके आने के 2 दिन के बाद एक खेप फिर उसी तरह से भेजी जाती है, जबकि पड़ोसी देश के लोगों को जब वापस भेजा जाता है तो उनके हाथों में हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाई जाती। और आप कह रहे हो कि नहीं अमेरिका तू क्या है वो मीम सुना है ना। तो आप बताओ ना कि अगर आप इतने कमजोर हो तो फिर ये ढिंढोरा आप क्यों पीट रहे हो भाई? आप जब उच्चतम मानदंड पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी बात करते हो तो आपसे तो ज्यादा सवाल पूछा जाएगा ना। तो इससे तो लाख गुना बेहतर कि जब नेहरू उस दौर में जब जाते थे तो पूरा यूएस खड़ा हो जाता था। इंदिरा जी उस दौर में उन्होंने कह दिया कि 7वां बेड़ा नहीं 8वां बेड़ा भेज दो, देश की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। तो आप तो बहुत कमजोर हो भाई। मुझे लगता है ये पार्लियामेंट के लिए बचा लो, ये डिबेट आप बीजेपी वाले आप लोग करोगे, ज्यादा मजा आएगा। मैं इमरान प्रतापगढ़ी की सोच को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल तो दुनिया कर ही रही है आपके साथ। फिर मैं आ रहा हूँ, मैंने आपके कई शायरियों में कई जगहों पर मुसलमानों का जिक्र करते हुए सुना। मैं मुसलमान हूं, बहुत कोट आपने हाईलाइट करते हो, आप कई बार स्पेशली करते हो। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? देखिए मैं जैसे एक नॉर्मल इंसान के तौर पर भी कर सकते हो, क्यों वो हाईलाइट करना पड़ता है? क्यों आपको कहना पड़ता है कि सिक्योरिटी वाला छूता है तो नस दबाता है? फिर मैं जानना चाह रहा हूं, ये भी शिकायत कर रहे हैं सरकार हमारी, ये सिस्टम उनका है। आप कह रहे हो कि 1947 से एक सिस्टम चल रहा है। देखिए शुभंकर भाई, मैं जिस समाज में रहता हूँ, मेरी शायरी में कहा जाता है ना, शायर तो समाज का आईना है। हाँ। कवि समाज का दर्पण है। हम वो दिखाएंगे जो समाज सोच रहा है। हम जिस समाज का हिस्सा हैं उस समाज में हैं और उनका दर्द, उनकी पीड़ा हम तक पहले पहुंच रही है। और एक पूरा मीडिया ने वॉश आउट कर रखा है कि नहीं, इस दर्द पे हम बात नहीं करेंगे। तो हम ढिंढोरा पीट के कहेंगे कि मेरे भारत तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं। हम कहेंगे कि हम अपनी कुर्बानियां गिनाएंगे। भाई आप हमारी कुर्बानी स्वीकार करने तक को तैयार नहीं हो तो हम गिना रहे हैं, सुनो। हम अपनी सफाई में कह रहे हैं कि भैया हमने इतनी कुर्बानियां दी। आप आक्रांताओं से लेकर के, राजाओं से लेकर बादशाहत की लड़ाई और सारी जो पुरानी इतिहास है पुराना, उससे आप हमें जोड़ने की हर दिन कोशिश कर रहे हो, जोड़ दे रहे हो, फ्रेम कर दे रहे हो। तो हम क्या करें? हमारे पास चारा ही क्या है? मतलब मैं ये कहूं कि फिर लोकसभा हारने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में सांसद इसलिए बने क्योंकि वो मुसलमान थे? नहीं, इमरान थे इसलिए बने, शायर थे इसलिए बने, एक पहचान थी इसलिए बने, एक सोच थी इसलिए। मुसलमान भी वर्क किया था उसमें? नहीं, आप उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो मतलब फिर सवाल आएगा कि प्रधानमंत्री मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी शिकायतों के बीच में समझने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी ने संभावनाएं देखी और मुझे पहले ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं दे दिया गया। मतलब बड़ा हो हल्ला मचाया गया बहुत, क्योंकि मतलब बड़ा हो हल्ला मचाया गया। हालांकि जिन सब ने हो हल्ला मचाया जब वो मेरी उम्र के थे तो वो कैबिनेट मंत्री थे। ऐसा नहीं कि हम अकेले बिरले नहीं हैं। बहुत, जैसे मेरी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं ना, मुझसे कई बार कई सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि अगर तुम लड़की होते तो तुम्हारे बारे में सीओ से लेकर चपरासी तक चर्चा होती। राइस बहुत जल्दी हुआ मेरा। ऐसे ही आपके बारे में लोग कहते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी का राइस बहुत तेज हुआ है। वो चुनाव हारे उसके बाद सब आता रहा है, वो बिल्कुल बगल में दिखते हैं, साथ में घूमते हैं, बिहार जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो इतना मेहरबानी क्यों हो गई सडनली इमरान प्रतापगढ़ी पे? अब शुभांकर के पॉडकास्ट को ज्यादा व्यूज आते हैं। हाँ। तो बुजुर्गों को इस बात पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मतलब पीड़ा होनी चाहिए। वो शाहिद आपके फैज़ाबाद के एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं, क्या करूँ मजबूरियाँ हैं, गाँव से आया हूँ मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूँ तेरा ज़र्फ़, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूँ मैं। तो हो सकता है हम में आप में जो जुर्रते इनकार है ना, क्या पता नेताओं को, आपके आला कमान को या आपकी जो टॉप लीडरशिप है उसको लगता हो कि नहीं यार ये लड़का कुछ अलग करने के नज़रिए से आया है, कुछ तो इसकी आवाज़ को पार्लियामेंट पहुँचना चाहिए। मैं चुनाव लड़ा, हार गया, कुछ आता नहीं था, सीधे चुनाव में गया। और चुनाव तो एक अलग ही चीज़ है। अब जब कभी लड़ूंगा तो शायद बेहतर तरीके से लड़ूंगा। तो उसके बाद पार्टी को लगा कि नहीं, पार्टी कोई भी पार्टी हो, किसी भी यंग फेस पे एक इन्वेस्ट करती है, उसमें संभावनाएं देखती है। पार्टी ने मुझ में संभावनाएं देखी, पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन का काम दिया और मैंने लगातार उस पर काम किया। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरपर्सन हूँ अभी भी, और मैंने काम किया और काम करने के बाद पार्टी ने एक मौका और दिया। और पिछले 3 साल में जिस पार्लियामेंट को समझने में 5 साल लग जाते हैं, मैं डे 1 से खड़ा हूं और बोल रहा हूं
और हर मुद्दे पे बोल रहा हूँ। मतलब जब आपने कहा ना कि आपको मुसलमान होने की वजह से, मेरी पार्लियामेंट की जो पहली स्पीच है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के खिलाफ है। सुना मैंने। तो मैं हाथरस की उस दलित बिटिया के लिए भी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं महंगाई पे भी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं ट्रेनों के बढ़े हुए किराए पे भी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं हवाई जहाज़ में हवाई चप्पल वाले वायदे पर भी आवाज़ उठा रहा हूँ। हाँ, मैं वक्फ बोर्ड पर भी बात कर रहा हूँ, मैं नजीब के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं बिल्किस के लिए भी बोल रहा हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ उसकी पीड़ा मेरे पास ज़्यादा है, तो शायद मैं जब उस पर बात करता हूँ तो मैं ज़्यादा संवेदना से भीग जाता हूँ। बस इतना ही है। मैं मुसलमान हूँ, ये एक सच्चाई है। मैं भारतीय हूँ, ये एक सच्चाई है। और मैं भारतीय मुसलमान हूँ, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। ठीक है।